हेलो स्टूडेंट्स। जहाँ से हमने ख़त्म किया था, जहाँ से छोड़ा था हमने, वहीं से हम शुरू करेंगे हमारी अगली क्लास को। हमने असेसमेंट के फॉर्म्स पढ़े थे, अभी हम असेसमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। या अभी जो मैंने देखा, आप इतनी ज़्यादा मतलब जैसे वीडियोस देख रहे हैं लोग, लेकिन उस पर टाइमिंग नहीं है। आप शायद वीडियो पूरा नहीं देख पा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि वीडियोस को कंप्लीट देखें, और वीडियोस को जब कंप्लीट देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जो मैटर मैं आपको करवा रहा हूँ, ये एकदम ऑथेंटिक कंटेंट है। ऐसा कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करवा रहा जो आपके एग्ज़ाम में या सिलेबस में नहीं आएगा, और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूँ जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, ताकि अगर सेम टू सेम लैंग्वेज नहीं आती है, अगर आपको वो प्रश्न घुमा के भी पूछते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग का भी कोई प्रश्न आता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएगी इन वीडियोस के माध्यम से कि आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पूरी वीडियोस को देखें, और उसके बाद उसी तरह से अपनी तैयारी शुरू रखें। जो मैं कोशिश करूँगा, ये हमारा जो स्पेशल का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको जो हमारा कॉमन पेपर है, जिसमें साइकोलॉजी और जो पेडागोजी है वो आएगी, तो वो भी मैं आपको यूट्यूब पे करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम अपना समय व्यस्त नहीं करते हुए क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने पोर्टफोलियो को पढ़ लिया था, ठीक है। उससे आगे अब बढ़ते हैं मूल्यांकन, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। मूल्यांकन मापने के लिए सीखने के परिणामों के आधार पर तरीके अलग अलग होंगे। जो परिणाम हमें मिलते हैं उसके बेस पे हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं। प्रत्यक्ष विधियाँ तब होती हैं जब छात्र यह प्रदर्शित करते हैं कि उन्होंने सीखने का परिणाम या उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। अप्रत्यक्ष तरीके जब छात्र धारणाओं की रिपोर्ट करते हैं कि छात्रों ने कितना अच्छा उद्देश्य या परिणाम प्राप्त किया है, ठीक है। तो जो पहली हमारी जो विधि है वो है प्रत्यक्ष विधियों के उदाहरण। हमें प्रत्यक्ष विधियों के उदाहरण समझने, हमसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष विधि है और कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है। तो आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। कैपस्टोन पाठ्यक्रम एक वरिष्ठ संगोष्ठी या नामित मूल्यांकन पाठ्यक्रम हो सकता है। कार्यक्रम सीखने के परिणामों को असाइनमेंट के एकीकृत किया जा सकता है। मतलब हम बच्चे को कोई असाइनमेंट पूरा करने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि हमें सीधा सीधा पता चल जाए कि बच्चे ने ये कहाँ तक, इस पाठ्यक्रम को कहाँ तक सीखा है। मतलब हमने बोल दिया कि आपको ये काम करना है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो हम डायरेक्टली उसका असेसमेंट कर सकते हैं। फिर होता है केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी एक विशेष घटना में एक व्यवस्थित जांच शामिल है। उदाहरण व्यक्तिगत घटना, कार्यक्रम या प्रतिक्रिया या प्रक्रिया। डेटा को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए कई तरीकों से एकत्रित किया जा सकता है। मतलब हम किसी बच्चे पे केस स्टडी करते हैं, उसके पूरा उसका अवलोकन करते हैं, उसके पूरे पास्ट, उसके प्रेजेंट सबको हम देखते हैं, जांच करते हैं उसकी। उसके बाद में उसके जो क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब उसको कितना कुछ कर पाता है और किस तरह से करता है, उस दोनों चीज़ों को हम शामिल करते हुए, दोनों जो हमारा दृष्टिकोण है उसको रखते हुए फिर उसके बारे में हम परिणाम देते हैं, तो उसे हम केस स्टडी कहते हैं। क्लासरूम असेसमेंट अक्सर अलग अलग फैकल्टी के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के अपने शिक्षण में सुधार करना चाहते हैं। मतलब जो टीचर्स हैं, वो जो अपने जो टीचिंग मेथड है उनमें जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह, वो अपने लिए अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं असेसमेंट को एक ही क्लास के ऊपर। एक कार्यक्रम के लिए छात्र के सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए एकत्रित किए गए डेटा का विश्लेषण किया जाता है। मतलब जो भी परिणाम का डेटा उन्हें मिला है उनको एकत्रित कर उनको असेसमेंट किया जाता है कि जो असेसमेंट उनका लिया गया है उसमें वो किस हद तक उसे अचीव कर पाए। सामूहिक पोर्टफोलियो, इसका मतलब है संकाय विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के काम के नमूने को इकट्ठा करना। मतलब अलग अलग छात्र जो है ना, अलग अलग विषयों के, एक ही बच्चे के अलग अलग विषयों के जो नमूने हैं उनको इकट्ठा करना। विशिष्ट कार्यक्रम सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए सामूहिक का उपयोग करता है। विभागों का मूल्यांकन स्कोरिंग रूब्रिक्स का उपयोग करके किया जा सकता है। विभागों की जांच से पहले उम्मीदों को स्पष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पहले आप एक निर्धारित कर लेंगे, अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लेंगे, उसके बाद में कि बच्चे के बारे में हमें क्या जानना है। उसके बाद में वो
प्रत्येक विषय में अलग अलग जो विषय हैं उनमें किस प्रकार से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है उनको एकत्रित करके आप उसको दर्शाते हैं और उससे एक परिणाम तक पहुँचते हैं कि ये बच्चा इस प्रकार का है या फिर ये बच्चा इतना अचीव कर सकता है या इस बच्चे को ये ग्रेड दी जानी चाहिए। तो उसको हम सामूहिक पोर्टफोलियो कहते हैं। सामग्री विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया जो लिखित दस्तावेजों की सामग्री को वर्गीकृत करती है। जो भी हमने बच्चे को लिखने के लिए दिया हो उनको सामग्री को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है। विश्लेषण अवलोकन की इकाई की पहचान करने के साथ शुरू होता है, जैसे कि एक शब्द, वाक्यांश या अवधारणा और फिर सार्थक श्रेणियां बनाना जिससे प्रत्येक आइटम को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक छात्र का कथन है कि मैंने सीखा कि मैं किसी अन्य संस्कृति के किसी के साथ सहज हो सकता हूँ को सकारात्मकता के बारे में सकारात्मक विवरण की श्रेणी में सौंपा जा सकता है। मतलब एक बच्चे ने का अब जैसे सकारात्मक श्रेणी में ये वाक्य क्या है कि वह सीख सकता है, सहज हो सकता है, ये सकारात्मक वाक्य है और इसको हम सकारात्मक की श्रेणी में रख सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या सकारात्मक चीज़ें हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया के बाद हुई घटनाओं की संख्याओं को एक ही श्रेणी में संबोधित करते हुए तटस्थ व नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की तुलना की जा सकती है और फिर हम उसी बच्चे के नकारात्मक जो बातें हैं उनके लिए एक श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं और फिर उनकी हम आपस में तुलना कर सकते हैं। ठीक है। असाइनमेंट के लिए अंतःस्थापित प्रणाली प्रश्न। प्रोग्राम सीखने के परिणामों से संबंधित प्रश्न पाठ्यक्रम परीक्षा के भीतर अंतःस्थापित है। उदाहरण के लिए अनुसंधान विधियों के सभी खंडों में आपके कार्यक्रम सीखने के परिणामों से संबंधित प्रश्न या प्रश्नों का सेट शामिल हो सकता है। मतलब जो भी प्रक्रिया, जो भी क्वेश्चंस, जो भी फॉर्मेट हम यूज़ में ले रहे हैं वो भी एक तरह से असेसमेंट के अंदर शामिल है। संकाय स्कोर परीक्षा को हमेशा की तरह ग्रेड और फिर परीक्षा के प्रश्नों को कॉपी करते हुए विश्लेषण के लिए कार्यक्रम सीखने के परिणामों से जुड़े होते हैं। फिर है स्थानिक रूप से विकसित निबंध प्रश्न, जो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें संकाय उन निबंधात्मक प्रश्नों को विकसित करता है जो कार्यक्रम सीखने के परिणामों के साथ संरेखित हैं। परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रदर्शनों की उम्मीदों का स्पष्ट किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो असेसमेंट टाइप है, विकसित परीक्षाएं हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। बाकी इनसे यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सी श्रेणी में कौन सा है। आपको ये याद रखना है कि प्रत्यक्ष में कौन सी चीज़ें आती हैं और अप्रत्यक्ष में कौन सी चीज़ें आती हैं। अवलोकन जो है, जब हम किसी बच्चे की बातचीत करते हुए टिप्पणियाँ उनको ध्यान में रखते हुए एक चेकलिस्ट में करते हैं। किसी सामाजिक घटना के हो सकते हैं, जैसे कि छात्र प्रस्तुत या पुस्तकालय में काम करने वाले छात्र सहायता डेस्क पर बातचीत टिप्पणियों को एक कथा के रूप में एक उचित संकलित, मतलब जैसे हम एक बना लेंगे, अपना चेकलिस्ट बना लेंगे कि बच्चा, फिर बच्चे को अवलोकन करेंगे, बच्चा ये कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, ये कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। उस हिसाब से हम उसको असेसमेंट करते हैं, उसे हम अवलोकन कहते हैं। ठीक है। अब मैं ये जल्दी जल्दी करवा दूंगा क्योंकि फिर इनमें इतना ज़्यादा है नहीं, फिर हमारा समय चला जाएगा। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। प्राथमिक विशेषता विश्लेषण। प्राथमिक लक्षणों को परिभाषित करने के लिए असाइनमेंट को स्कोर करने की एक प्रक्रिया, मतलब जो प्राथमिक लक्षण जो होते हैं उनको लागू करने के लिए हम बच्चे को टास्क देते हैं, वो बच्चा कितना कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता है, फिर उनको स्कोरिंग रूब्रिक पर लागू किया जाता है और उनको मार्क्स दिए जाते हैं। फिर है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या ऐसे, मतलब आमतौर पर पहचाने गए बच्चे की थिंकिंग को जानने के लिए क्या करते हैं, आमतौर पर पहचाने गए सीखने के परिणामों से संबंधित विषयों पर संक्षिप्त 5 से 10 मिनट निबंध होते हैं। हालांकि होमवर्क के रूप में सौंपे जाने वाले वे लंबे समय तक हो सकते हैं। छात्रों को एक चयनित मुद्दे पर प्रतिबिंबित करने के लिए कहा जाता है। परिणामों का विश्लेषण करने के लिए सामग्री का विश्लेषण भी उपयोग किया जाता है। मतलब हम किसी बच्चे को कहते हैं कि इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, तो फिर वो खुद अपने जो चिंतन करके या फिर सोच करके उस पर जो राय रखता है उससे हमें उसका असेसमेंट करते हैं। और जो निबंध उसने लिख के हमें दिया है उसी का उपयोग करते हुए हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसको हम चिंतनशील निबंध कहते हैं। तो ये मतलब शब्द से हम समझ जाते हैं कि इसके बारे में क्या चीज़ है।
लेकिन क्या है कि हमको ये याद रखना है कि ये पर डायरेक्ट मेथड है। जैसे कि हम डायरेक्टली बच्चे से उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, डायरेक्टली हम उससे बात कर रहे हैं। जबकि हम इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में ऐसा होता है कि हम कुछ काम उससे करवाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो काम कुछ अलग है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसका हम उपयोग किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो आप जब इनडायरेक्ट पढ़ेंगे ना अप्रत्यक्ष वाले, तब मैं आपको बताऊंगा। रूब्रिक्स का उपयोग किसी भी उत्पाद या प्रदर्शन जैसे निबंध, पोर्टफोलियो, रिकॉल, मौखिक परीक्षा, अनुसंधान रिपोर्ट आदि के लिए समग्र रूप से किया जा सकता है। एक विस्तृत स्कोरिंग रूब्रिक जो स्तरों के बीच भेदभाव करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का विकास और स्कोरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक उत्पाद की समीक्षा करने के लिए दो चूहे का उपयोग किया जाता है। विसंगतियों को हल करने के लिए एक तीसरा रेटर नियुक्त किया जाता है। ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम बच्चे को स्कोर देते हैं, जैसे हम सारणी बनाते हैं ना उस तरह से, लेकिन इस उससे डिफरेंट होता है। इसमें हम कुछ चीज़ों का उपयोग करके रूब्रिक्स का निर्माण करते हैं। मानकीकृत और स्व रिपोर्ट परीक्षण। मानकीकृत उपलब्धि और स्व रिपोर्ट परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण चुनिए जो आपके विशिष्ट कार्यक्रम को सीखने के परिणामों से जुड़े हों। डेटा स्कोर, संकलन, विश्लेषण करना, समय समय पर उपलब्धि को ट्रैक करना, स्थानीय मानदंड विकसित करना और राष्ट्रीय मानदंडों का उपयोग करके देखें कि आपके छात्र अन्य परिसरों में उनकी तुलना कैसे करते हैं। तो मानकीकृत के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, अचीवमेंट टेस्ट भी पढ़ा था हमने। तो इसमें ये है कि आप बच्चों को वो जो डेटा है, संकलन है, उसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि जो बच्चे की जो अचीवमेंट है उसको ट्रैक करना है। ठीक है, उसके बाद में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मानदंड स्थापित किए गए हैं उनसे उनकी तुलना करके देखना है कि आपके बच्चे उनके तुलना के रूप में कितना कुछ सीख सकते हैं। अब जो अप्रत्यक्ष तरीकों के उदाहरण है वो पढ़ देते हैं। हम नाम देखेंगे। साक्षात्कार से बाहर निकलना। विश्वविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों, आमतौर पर स्नातक छात्रों का साक्षात्कार लिया जाता है या प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। प्राप्त डेटा के किसी संस्थान या कार्यक्रम की ताकत और कमजोरियों को संबोधित करता है और प्रासंगिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और कौशलों का आकलन करता है। मतलब कि जिन लोगों ने अपने छोड़ दिया है, जो कॉलेज वगैरह छोड़ दिया है, फिर ऐसे एक लिस्ट बना लेते हैं कि उस कॉलेज से पास आउट कितने ये लोग पास आउट हुए। ठीक है, फिर उनसे एक सर्वे के रूप में उनसे पूछा जाता है। उनको ये पता नहीं होता है कि कॉलेज का असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उन बच्चों से हम कुछ सवाल करते हैं, उनसे कॉलेज के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लेते हैं, उस डेटा एकत्रित करते हैं और उस डेटा के आधार पे हम उस कॉलेज या उस विद्यालय के जो शिक्षण के तरीके हैं उसके बारे में एक परिणाम देते हैं, उनको एक ग्रेड देते हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, फिर फोकस समूह। 6 से 10 उत्तरदाताओं के सहजातीय समूह के बीच सावधानीपूर्वक नियोजित चर्चाओं की एक श्रृंखला, जिन्हें उनकी मान्यताओं, दृष्टिकोणों और अनुभवों के बारे में खुले समाप्त प्रश्नों की सावधानीपूर्वक निर्मित प्रश्न पूछा जाता है। स्तर पर आमतौर पर दर्ज किया जाता है। बाद में रिकॉर्डिंग के डेटा का विश्लेषण कर स्थानांतरित किया जाता है और आंकड़ों का अध्ययन कर प्रमुख मुद्दों और प्रतिनिधि टिप्पणियों के साथ पुनरावृत्ति विषयों के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो ग्रुप हम देखते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं, ग्रुप रहते हैं, उनको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे वो अपनी राय रखते हैं, या फिर खुले और जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड का क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जिसमें आप अपनी राय रखते हो, आप अपने हिसाब से उसको पूरी तरह से बताते हो। ठीक है, और मतलब वो एक ऐसे की जैसा क्वेश्चन होता है। लेकिन क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिसमें हम जवाब हाँ या ना में देते हैं। ठीक है, हाँ या ना में देते हैं और वहाँ पे हमारे पास अपने विचार रखने का अवसर नहीं होता है। हम या तो कहेंगे हाँ ऐसा होता है, या कहेंगे ना ऐसा नहीं होता है। लेकिन ओपन एंडेड में हमें अपने विचार रखने होते हैं और वो आगे बढ़ता जाता है, उससे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि फोकस समूह में हम क्या करते हैं, उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, दृष्टिकोण है, अनुभव, उनके बारे में
प्रश्न सावधानीपूर्वक निर्मित श्रृंखला से पूछे जाते हैं। मतलब एक के बाद हम उनसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है, जो रिकॉर्डिंग और जो हमें डेटा मिलता है उससे हम पता करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो मुद्दे हैं, वो जो जिस पे हमने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में इन लोगों की क्या राय है, और इस प्रकार से हम उनका असेसमेंट करते हैं। इंटरव्यू एक व्यक्ति या लोगों के समूह के साथ बातचीत का प्रत्यक्ष पूछताछ है। साक्षात्कार व्यक्ति का टेलीफोन पर आयोजित किया जा सकते हैं। एक साक्षात्कार की लंबाई 20 मिनट से 1 घंटे से अधिक हो सकती है। साक्षात्कारकर्ताओं को सहमत प्रतिक्रियाओं का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जो इंटरव्यू हम लेते हैं उससे भी हम इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोई और क्वेश्चन होता है, लेकिन उस क्वेश्चन का पूछने का जो संदर्भ होता है और उससे जो प्राप्त आंसर होता है उसका उपयोग किसी और चीज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, हम इंटरव्यू के लिए जानना है कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है कि वो इस संस्थान में कितने समय के लिए काम करेगा। ठीक है, तो वो उससे पूछेगा कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। अगर उसने जवाब दे दिया कि वो तैयारी कर रहा है जैसे, ठीक है, तो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा समय तक हमारी संस्था के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी और जॉब या किसी और नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहा है। तो उसका जो पूछने का प्रश्न था वो अलग था, लेकिन उस प्रश्न पूछने का उद्देश्य अलग था। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से उससे अलग जानकारी प्राप्त उसने कर ली। ठीक है। मैट्रिक्स मैट्रिसेस सांचा का उपयोग कार्यक्रम उद्देश्य और पाठ्यक्रम असाइनमेंट पाठ्यक्रम के बीच संबंधित संक्षेपों में करने के लिए किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके सभी उद्देश्यों का पाठ्यक्रम संरचित किया या नहीं है। मतलब कि हम ये याद करने के लिए मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं कि हमें ये हो कि कोई चीज़ छूट ना गई हो। पूरे पाठ्यक्रम किस पाठ्यक्रम से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, ये एक तरह से पहले से एक पूरा सांचा तैयार किया जाता है। सर्वेक्षण सर्वेक्षण आमतौर पर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड प्रश्नों के साथ उपयोग किया जाता है। बंद किए गए सवालों के जवाब की प्रदान की गई सूची से सवाल का जवाब देने के लिए उत्तरदाताओं की आवश्यकता होती है। आमतौर पर सूची एक प्रगतिशील पैमाने जो निम्न से उच्च तक होती है या फिर दृढ़ता से असहमत होने के लिए सहमत होती है। सर्वेक्षण जो हम जैसे सर्वे जो करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया ही है कि किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। फिर है प्रतिलिपि विश्लेषण ट्रांसक्रिप्ट एनालिसिस। यह देखने के लिए जांच की जाती है कि क्या छात्रों ने अपेक्षित नामांकन पैटर्न का पालन किया है। विशिष्ट शोध प्रश्नों की जांच करने के लिए, जैसे कि स्थानांतरण नए कोर्स छात्रों के बीच अंतर का पता लगाने के लिए। तो ये कुछ उदाहरण हमने पढ़े हैं। ये कितना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई चीज़ छूटे ना इसलिए मैंने आपको करवा दिया। आप बस ये याद कर लेना कि प्रत्यक्ष में कौन सी विधियाँ आती हैं और अप्रत्यक्ष में कौन सी विधियाँ आती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो टाइप्स एंड अप्रोच, मूल्यांकन के जो टाइप्स और अप्रोच हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लासेस पूरी देख रहे हैं। अगर अभी नहीं देख रहे हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर क्लासेस का। तो आप क्लासेस लगातार देखते रहें। इनके एमसीक्यूज़ को भी मैं साथ साथ करवाने का प्रयास करूँगा। इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप 1 या 2 मिनट ही क्लासेस देख रहे हैं तो फिर उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है क्लास लेके आने के लिए। हाँ, ये नहीं है कि कोई हज़ारों लोग क्लासेस देखें या 1500, 2000, 3000 सारे लोग मेरी क्लासेस देखें, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो ग्रुप में जुड़े हैं, वो जब भरोसा कर रहे हैं और वो क्लासेस पूरी नहीं देख रहे हैं तो फिर क्या मतलब है फिर इन क्लासेस का। तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्लासेस को पूरा ही देखें। जो भी 50 जने देखते हैं मेरी क्लास, या 40 जने जो भी देखते हैं, या जिसने भी क्लास तक जो पहुंचा है बच्चा, वो पूरी कोशिश करे कि वो क्लास को पूरा देखे। और अगर उसको कुछ चेंजेस चाहिए या उसको पसंद नहीं आ रही हैं क्लासेस, तो वो छोड़ सकता है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको देखना ही है। ठीक है, तो बाकी आप तैयारी कीजिए अच्छे से। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और क्लासेस लोग देख ही नहीं रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि 5-6 हज़ार फॉर्म हैं, 1000 सीटें हैं, मेरा भी हो जाएगा, सबका ही हो जाएगा 6000 में। सबको ये लग रहा है कि हाँ हो जाएगा आराम से, लेकिन तैयारी करने वाले का ही होगा। आप ये चीज़ तो आपको ही पता है। तो पढ़िए और
मैटर इससे ज़्यादा मैटर कोई करवा भी नहीं रहा है। आप कोर्स देख सकते हैं 3-3 हज़ार के, 10-10 हज़ार के, 5 हज़ार के, इतना तो कोई असेसमेंट पे 2 क्लास से ज़्यादा आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी। और मैंने 4 घंटे की क्लासेस करवा दी असेसमेंट पे, तो फिर बाहर तो क्या ही आएगा। ठीक है, वो जो फिर भी बाहर आएगा वो सबके लिए ही बाहर आएगा। थैंक यू।